आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, बिहार में कल एक घटना हुई। एक व्यक्ति का गला रेत दिया। गला जिसका रेता उसका नाम नबी हसन था, वो मुसलमान था। और गला जिसने रेता उसका नाम राहुल चौहान था। वो सत्तू बेचता था और सत्तू बेचने खरीद में पैसे को लेकर कोई कहा सुनी हुई तो उसने उसका गला रेत दिया, मुस्लिम नबी हसन का। और गला इस तरीके से रेता कि गर्दन धड़ से अलग कर दी और एक तरफ रख दी। और उसके बाद शांत बैठ खड़ा था वहाँ। और उससे भी बड़ा दुखद और त्रासदीपूर्ण वातावरण ये था कि वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। भरे बाजार में ये घटना हुई और कोई न छुड़ाने वाला, कोई न बचाने वाला, न कोई बीच बचाव करने वाला। वीडियो बनाने में मस्त थे। यहाँ तक कि गर्दन रेतते हुए भी वीडियो बनाई गई। यहाँ तक कि गर्दन एक तरफ रखी हुई। तो सबसे बड़ी विडंबना, औरतों में जो इमोशनल भाव ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ मैंने देखा कई औरतें बिल्कुल गर्दन के पास ले जा के वीडियो बना रही थी। इससे बड़ा दुखद, इससे बड़ा त्रासदीपूर्ण और इससे बड़ा घृणित कार्य और कुछ हो नहीं सकता। और तमाशा देख रहे हैं सारे। मतलब नफरत इस तरीके से बढ़ गई है हिंदुस्तान में कि मुसलमान नाम होते ही आपका कलेजा बाहर को आ जाता है और ये कहते हैं कि ये कर दे, वो कर दे। क्या घटनाएं हैं ये, और क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, ये समझ नहीं आता। ना प्रशासन देखने वाला है, न कोई और देखने वाला, मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये कहाँ की घटना है? ये उस बिहार की है जहाँ नीतीश कुमार की सरकार थी। और नीतीश कुमार हालांकि परसों इस्तीफा दे चुके, राज्यसभा में है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज शुरू हो गया। क्योंकि वहाँ जो सम्राट चौधरी शायद मुख्यमंत्री बने या कौन बने, अभी देखते हैं। और जहाँ तक नीतीश के बेटे की बात है तो वो तो सबने उनका हाल देखा है, उनके जो व्यवहार देखा है और जिस तरीके के वो हैं, जैसे हंसी आती है। नीतीश कुमार की विरासत को अफसोस होता है, लेकिन नीतीश कुमार पे भी उससे बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने जिस तरीके से समझौता किया भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है कि वो जिसका साथ देती है, जिसे सहयोगी बनाती है, उसका ख़त्म कर देती है। यही बिहार में हुआ, यही सब जगह हुआ है। जहाँ जहाँ उन्होंने किया, यही किया है। अब नीतीश भी जिस तरीके से, मैं क्या कहूँ, वो काफ़ी वयोवृद्ध और समझदार नेता रहे हैं। हालांकि अब जो मानसिक रूप से कैसे हैं, स्वस्थ हैं या कैसे हैं, ये तो कई घटनाओं ने पीछे बताया, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन ये घटना बिहार में हो रही है। तो क्या जंगल राज शुरू हो चुका है बिहार में, या नफरत शुरू हो चुकी है बिहार में? अब ये नफरत बिहार को कहाँ लेके जाएगी? बिहार में मेरे ख्याल 22-30% के करीब मुस्लिम, 28-29% मुस्लिम है। तो अब ये कहाँ जाने वाला है प्रदेश, किस तरफ जाने वाला है? कानून व्यवस्था की स्थिति कहाँ जाएगी? अगर सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो आपको समझ सकते हैं अब क्या होगा। अभी तक राज्यसभा के चुनाव में नीतीश को सदस्य बने लगभग 1-1.5 महीना हो गया। आज तक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए। वो ये फैसला नहीं कर पाए उन्होंने दिल्ली रहना है या बिहार रहना है। लेकिन कल फैसला हो गया, राज्यसभा की उन्होंने शपथ ले ली। इससे पहले MLC के पद से रिटायर्ड हो गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। 1-2 दिन में शायद फैसला हो, या हो सकता है लंबा फैसला चले। लेकिन ये जंगल राज, कल मैंने जो घटना देखी, वो घटना स्वतः स्फूर्ति थी या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है, उस नफरत का नतीजा थी जो पैदा किया गया। और आप देख रहे होंगे इस तरीके का वातावरण देश में बना हुआ है। आप देख रहे होंगे इस तरीके का वातावरण देश में बना। कुछ ये पिंकी चौधरी वगैरह, कल मैंने एक वीडियो देखा, पिंकी चौधरी मुसलमानों को आपत्तिजनक गालियाँ दे रहा था मंच से, वो भी दिल्ली में। अब दिल्ली, गाजियाबाद में, अगर दिल्ली के इंटायर दिल्ली में अगर ये ऐसा घटना हो तो दिल्ली में भी कई ऐसे छुटभैये वो हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं बजरंग दल के नाम पे, गुंडे जो हैं इकट्ठे होते हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे वातावरण पैदा कर रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कह रही है इनको। उत्तमनगर के बाद ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस इनको कुछ नहीं कह रही, प्रशासन इन पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है। मतलब ये बोल रहे हैं। और वो एक लड़की रिद्धिमा शर्मा है, वो इस तरीके से बकवास महात्मा गांधी के बारे में करती है, मुसलमानों के बारे में करती है। लेकिन ये लोग मंच सजा के ऐसे काम कर रहे हैं। गुंडे, अगर गुंडे जब नेता बन जाएंगे तो ये देश का क्या होगा, और वो भी नफरती नेता बन जाएंगे। भारत के जो 30 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके का वातावरण पैदा हो रहा है इस देश में, और गृह मंत्रालय जिस पर चुप है, प्रशासन चुप है, न्याय व्यवस्था चुप है, पुलिस चुप है, मतलब संविधान का पालन करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले सब चुप है। मुसलमानों के खिलाफ इस जहर उगलने वाले इन लोगों को खुली छूट दे रखी है। क्या होगा इस देश में, जिसका नतीजा बिहार में जैसे आपने देखा, ऐसे नतीजे दिल्ली में भी 2-3 केस हुए, उत्तरनगर में हुआ, उस पर तो बहुत बावेला मचा। लेकिन सिलमपुर में एक 15 साल के हाफिज कुरान
सुभान को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद एक बच्चे को मार दिया गया, एक और बंदा था मुस्लिम था उसको मार दिया गया, 2 उसके हिंदू दोस्तों ने मार दिया, कबाड़ी का काम जो करता था 25 साल के करीबन नौजवान। मतलब 4-5 ऐसी घटनाएं हुई है और ये पुरानी दिल्ली या जमुना पार की तरफ भी हुई है घटनाएं। ये घटनाएं हो रही है तो इनका नतीजा इनके जो कृत्य करने वाले उन हत्यारों को आज तक क्या सजा मिली है, उन पर क्या एक्शन लिया। और खासतौर से ये बढ़ रहा है तो ये ऐसे नफरती वातावरण पैदा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये सब बढ़ रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। बिहार की घटना हमें झकझोर देती है, गर्दन सर से अलग कर देना, मतलब मामूली विवाद पे ऐसे के उठा के रख देना, ये आप इस देश को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अपनी जुबान पे ताला लगा के जहाँ हिंदू मुसलमान होता है वहाँ आपको फ़ायदा लगता है। मुसलमान की जान सस्ती है क्या या हिंदू की जान सस्ती है? भारत के नागरिक की जान सस्ती है। सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। जहाँ हिंदू मुसलमान का फ़ायदा मिलता है, प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री की भाषा में, जैसा कि बंगाल में, आसाम में उन्होंने मुसलमानों के प्रति चुनावी भाषणों में दिया, तो ये सीधा संकेत होता है इन गुंडों को कि मैं इधर से जो जैसे बोल रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसका असर इन गुंडों पर हो रहा है जो नफरती चिंटू हैं। मैं इन्हें किसी भी तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता नहीं कहूँगा। ना ये सनातन को मानते हैं, ना सनातन को जानते हैं, ना हिंदुत्व को जानते हैं, ना धर्मशास्त्र को जानते हैं। ये सब गुंडई की भाषा जानते हैं और गुंडई ही करते हैं। और इस गुंडई को संदेश कहीं से कहीं अगर भाषण प्रधानमंत्री देता है या अमित शाह देता है तो उसका भाषण का असर अगर होता है सीधा सार्वजनिक रूप से, तो ऐसे गुंडे उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए वातावरण है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अपोजिशन में बैठी कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दे पे चुप रहती है, ऐसी घटनाओं पे मुखर होकर नहीं बोलती। सी ग्रेड के किसी प्रवक्ता को बात कर देते हैं, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता सार्वजनिक रूप से आके नहीं बात करता इस बारे में। तो ये उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान के ऐसे जो घटनाएं होती है उनसे बचती है, अपने आप को बचाना चाहती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव का भी यही है। जो चुनाव में उतरने वाली पार्टी हैं, जैसे 27 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आस लगाए बैठे हैं, तो वो बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। जिस तरह आजम खान जेल में है, कोई मुसलमान पर कार्रवाई होती है तो कोई बोलता नहीं, वो जेल में है। और कोई तो नहीं है। जैसे शाहीन बाग के एक्टिविस्ट है जो संविधान का प्रियम्बल पढ़ के जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे शाहीन बाग से, एनआरसी के खिलाफ, शर्जील इमाम, उमर खालिद और सब, वो जेल की सीटों के बिना ट्रायल के अंदर 5-5 साल सड़ रहे हैं। कोई पूछने वाला है? कोई उनकी तरफदारी करने वाला है? आजम खान का कसूर क्या था? क्या उसने बकरी चोरी थी? क्या उसने किताबें चोरी करी थी? उसके 2-2 पैन कार्ड, आधार कार्ड निकलते हैं या उसके पास 2-2 पैन कार्ड निकलते हैं वो, और इधर पासपोर्ट 3 देश के, वो भी मुस्लिम देशों के, हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी के निकलते हैं, जिन्हें तुर्की ने तो कबूल कर लिया है कि हमारी नागरिक, हमारे यहाँ का पासपोर्ट है, हमारे यहाँ की नागरिकता है। तुर्की दूतावास ने कबूल किया। तो कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला है इनको? मुझे लगता नहीं कोई सुनने वाला नहीं। कहाँ जा रहा है देश? मैंने कई बार कहा है, नेशनल डिबेट में भी कहा कि हमारा देश बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। तो आपके सामने है, कोई माने या ना माने, इस देश को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। और सत्ता में बैठे लोग इसे बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस देश के नागरिकों को सोचना होगा, 140 करोड़ भारतीयों को, कि अगर आपको बनाना रिपब्लिक बना दिया तो आपको बनाना रिपब्लिक का क्या होता है, वो सबको केला थमा देंगे। ये सोच रहे हैं आप मेरी बात? जो प्रधानमंत्री 140 करोड़ का नेतृत्व करता है, वो 1.5 करोड़ लोगों के इजराइल को अपना फादरलैंड बताता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? इस देश का विशाल देश का प्रधानमंत्री, 5000 वर्ष की हमारी सभ्यता और दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में से एक, वो फादरलैंड किसे बताता है? इतना सा पिद्दी सा इजराइल कहते वो फादरलैंड है हमारा। शर्मनाक, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर इस देश का प्रधानमंत्री फादरलैंड बताता है इजराइल जैसे छुटभैया देश को, बिना अपनी हैसियत के इजराइल बाहर नहीं निकल सकता। चूहे की तरह उसे मदद की ज़रूरत होती है अमेरिका की। अमेरिका की मदद के बगैर इजराइल कुछ नहीं कर सकता। वो हमारा फादरलैंड। ईरान ने उस फादरलैंड को दिखा दिया कि बाप क्या होता है। हमारे देश को सोचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो।
हो रही है। इन पे रोक लगनी चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना इस देश में जो वातावरण पैदा किया जा रहा है वो इस देश के लिए सही नहीं है, हमारे नागरिकों के लिए सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, न सिख के लिए, किसी जाति वर्ग धर्म के लिए। जो हमारा देश संविधान से चलता है दोस्तों, हमारे देश का संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम उसी को मानते हैं। जय हिंद, जय गांधी देश।